हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था लर्निंग थ्योरी को, और उसी के संबंधित उसी के ओरिएंटेड हम क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में काफी बार यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चनों का जो यहाँ पर नंबर रहेगा वो रहेगा 20। और आप अपने पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, बाद में स्कोर जरूर आपको शेयर करना है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। तो वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें शिक्षक जो होता है, एक टीचर होता है, वो निकट रूप से जुड़ा होता है। अध्ययन में, अधिगम में, मूल्यांकन में या फिर निरीक्षण में। तो सीधे तौर पर हम कहेंगे कि इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, कि अधिगम एक ऐसा प्रोसेस है, लर्निंग यानी कि सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हम कह सकते हैं कि शिक्षक का एक निकट का संबंध जो हो जाता है, ठीक है, सीखने वाले से। वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि जो लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, लर्निंग कॉन्सेप्ट के दौरान हमको बहुत सी बातें, आवश्यक बातें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, किसके बारे में, लर्निंग के बारे में। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पढ़े हैं, विशेषताएं आपने उसकी पढ़ी है, तो उसमें से अभी आपको ये देखना है कि ऐसी वो कौन सी विशेषता अधिगम की नहीं है जो हम कह सकते हैं कि मतलब आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, क्या ये बात सत्य है या फिर असत्य है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, किसमें, अधिगम में अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो आपको यही बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, यानी जो भी चेंज होता है क्या वो परमानेंट होता है, बिल्कुल होता है, स्थायी हो जाता है। आपने एक बार कोई चीज सीख ली तो वो जीवन भर के लिए आपको याद रहती है, तो ये कहेंगे कि वो परमानेंट हो जाता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, हाँ बिल्कुल भाई, जितना आप किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका अभ्यास करेंगे तो वो उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि मतलब पक्का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहें कि ये बाय बर्थ, मतलब ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्शन टू बर्थ, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कॉन्सेप्शन लेकिन बर्थ टू टिल डेथ होता है। यानी कि हम कहेंगे कि बच्चे जो गर्भ से बच्चा सीखना नहीं शुरू करता है, बल्कि जन्म लेने के बाद से, जन्म के बाद से सीखना शुरू करता है, और वो मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्शन टू बर्थ नहीं, बर्थ टू टिल डेथ तक हम कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी विशेषता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो ये बाकी तीनों विशेषता इसकी बिल्कुल सही है। अधिगम के बारे में जो मतलब जो अवधारणा है बिल्कुल सही इसके रूप में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। यानी कि किसी भी चीज को सीखते टाइम अगर हम बहुत से प्रोसेस से बच्चा गुजरता है, तो उनमें से हम देखना, यहाँ पर आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा प्रोसेस नहीं है जिससे बच्चा नहीं गुजरता, या फिर वो जरूरी नहीं है सीखने के लिए। तो प्रतिबिंब यानी कि कोई इमेज या कोई पिक्चर, किसी का बिंब, ठीक है। तर्क या फिर परिपक्वता या फिर कल्पना, ठीक है। आपको इसमें से आंसर लेना है। तो देखो, जब बच्चा कोई भी चीज सीख रहा होता है तो उसे एक प्रतिबिंब के आधार पर ही वो चीजों को सीखता है। तर्क के बिना कोई भी चीज, हम कह सकते हैं कि विवेक और तर्क की आवश्यकता बिल्कुल होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। विवेक विहीन बच्चा हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं सीख पाता है, ठीक है। और परिपक्वता या फिर कल्पना हाइपोथेसिस भी, यानी कि बच्चों को इमेजिनेशन वाली कहानियां पढ़ाकर उनको सिखाया जाता है, उनको एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं उनके लिए।
तो ये भी बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन परिपक्वता जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे मॉर्गन ने ये कहा था कि मॉर्गन का मानना ये है कि देखो परिपक्वता क्या है कि किसी भी बच्चे को सीखने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता नहीं होती कि जो वो मैच्योर होगा तभी चीजों को सीखेगा। नहीं, हमने तो ये देखा है कि बच्चा जन्म के बाद से सीखना शुरू कर देता है, तो परिपक्वता का रोल खत्म हो गया। बात समझे? तो परिपक्वता मैंडेटरी नहीं है, बाकी चीजें लेकिन आवश्यक यहाँ पर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। तो बात करेंगे 4 क्वेश्चन की। तो देखो 4 क्वेश्चन क्या है कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए, आपने कोई भी एक्सपीरियंस लिया, यानी दैट मीन्स आपने कोई भी चीज सीखी तो आपका जो व्यवहार है या फिर व्यवहार की जो क्षमता है, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है, उसमें कोई ना कोई चेंज आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, यानी अपेक्षाकृत का यहाँ पर क्या मतलब है कि पहले आप उस एक्टिविटी को इतना अच्छे से नहीं करते थे लेकिन आप करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो अब आपको क्या आप अगर सीखने के बाद भी क्या उसी तरीके से चलाते हो क्या, गिर पड़ के चोट खा के? नहीं ना, अब तो सीख गए हो। तो अपेक्षाकृत तो उसमें चेंज आया है, आपके बिहेव में चेंज आया है, तो वो कैसा परिवर्तन है? वो बिल्कुल स्थायी परिवर्तन है। तो इस प्रकार की मतलब कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जिसके माध्यम से आपके बिहेव में चेंज आया है, जो आप बिहेव करते थे वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, उसे आप क्या कहोगे? अधिगम कहोगे, विचारण कहोगे, अनुभूति कहोगे या फिर प्रेरणा कहोगे? तो सीधे तौर पर आप उसे क्या कहोगे? अधिगम। यानी आपने कुछ सीखा है तभी आपके बिहेव में चेंज आया है, आपका व्यवहार चेंज हुआ है। ठीक है, आपकी एबिलिटीज चेंज हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया और ये रीट लेवल में आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है, लेकिन देखो टाइम टेकिंग चीजें जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। तो ऐसा वो कौन सा कथन है, यहाँ पर आपको चूज करना है जो सार्थक अधिगम, यानी कि सार्थक अधिगम की बात करें कि सटीक अधिगम, सटीक लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ सीखा गया हो, मीनिंगफुल लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसा वो कौन सा तरीका है जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर किसका? एक मीनिंगफुल लर्निंग का, सार्थक अधिगम का। तो अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्य को याद करने के तक सीमित है, यानी पाठ्य पुस्तकों में जो दिया गया आप उसको याद कर लो, वही अधिगम कहलाएगा। या फिर अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है कि आपने कुछ मतलब जो भी मतलब सीखा। ठीक है, तो विद्यालय बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय से बाहर जाकर भी बहुत सी जानकारी लेते हैं और अपने ज्ञान में उसको सम्मिलित करते हैं। ठीक है, या फिर अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। तो बात करें 4 ऑप्शन की कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा ही जानकारी मिलनी चाहिए। तो पहली तो बात, जहां जहां आपको केवल टर्म्स दिखाई दे रहा है उसको कट कर दो, वो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। जहां आपको याद करने पर जोर दिया गया हो वो हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जहां शिक्षक का रोल दिखा दिया गया वो भी हमेशा नेगेटिव रहेगा आपका, वो कभी आंसर आपका वो नहीं होगा। पेपर पेंसिल वाली जो बात कर दी गई है कि उसी के आधार पर मतलब पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा ही मापा जा सकता है, यानी आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा आपका मतलब एग्जाम लेकर ही पता कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी सीखने वाले को एक्टिव रहना बिल्कुल जरूरी है। साथ ही साथ जो बच्चों द्वारा विद्यालय में बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, यानी मतलब बच्चा जो है बाहर से जो सीख कर आ रहा है उसे अपने विद्यालय में अपने ज्ञान में उसको सम्मिलित करता है। ठीक है, बात समझ गए? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रकृति को इंगित करता है। सीखने की प्रकृति यानी कि सीखने की विशेषताएं क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। तो सीखना परिपक्वता पर आधारित नहीं है, सीखना कुसमायोजना को बढ़ावा नहीं देता है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, सीखना लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए सीखना परिपक्वता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं देता है। तो ये सीखना परिपक्वता पर आधारित नहीं है,
ठीक है। सीखना कुसमायोजन को बढ़ावा नहीं देता है। कुसमायोजन को बढ़ावा नहीं देता, बिल्कुल सही बात है, ये तो समायोजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो कुसमायोजन को नहीं बिल्कुल, बल्कि समायोजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, और सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्यों से संबंधित नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि सीखना लक्ष्यों से संबंधित नहीं, लक्ष्यों से संबंधित है। ठीक है, तो बात करें किसकी, तो शुद्ध विकल्प को चुनिए, यहाँ पर निकालिए। तो देखिए हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये मैच नहीं हो रहा है। असम टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, और ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है भाई? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि सीखना परिपक्वता पर आधारित नहीं है, बिल्कुल सही बात तो बात है, लेकिन इन्होंने ए को क्यों नहीं इंक्लूड किया है इसमें? बी, सी और ए होना चाहिए था, बी, सी और ए। आप भी इसमें कमेंट करके बताएं कि क्या गलत है कि सही है, क्योंकि जो थ्योरी है वो ये कहती है कि परिपक्वता का कोई रोल नहीं होता, परिपक्वता पर सीखना आधारित नहीं होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें बी और सी, ए को भी इंक्लूड करना चाहिए था। तो ये कह सकते कि मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन, कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है जिसमें कह सकते हैं कि डाउट वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल गड़बड़ लगे, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या आपके अनुसार आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल ये गलत है, गड़बड़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से। तो इसमें आपको बताना है कि दोनों कथन सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से, उल्टा दे दिया है। क्योंकि बच्चे क्या होता है, बच्चे चक्रीय तरीके से यानी कि स्पाइरल तरीके से सीखते हैं, ना कि रेखीय तरीके से, यानी कि वो लीनियर नहीं सीखते, वो स्पाइरल सीखते हैं। तो ये गलत हो गया, यानी कि ए सही है और आर की व्याख्या इसकी गलत है। तो ए सही और आर, यहाँ पर ए सही लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो चक्रीय तरीके से सीखते हैं, चक्रीय तरीके से इन द सेंस मतलब लीनियर सीधे तरीके से, रेखीय तरीके से ना सीखकर मतलब सीधे सीधे सीखते चले गए, ऐसा कभी होता है क्या? अगर बच्चे के जीवन में कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो वो अपने पिछले एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव के आधार पर चीजों को करता है, किसी भी समस्या का समाधान उस पर करता है। तो सीधी सी बात है, वो अपना बैकअप जो उसका है उसको वो यूज करता है। ठीक है, और उसको यूज करके आगे की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, फ्यूचर में आने वाले उसको चीजों को एग्जाम्पल को साथ में लेकर चलता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो सीखना होता है वो एक तरह से कहेंगे कि भाई वो चक्रीय होता है। ठीक है, आप अगर आप साइकिल चलाना शुरू करोगे तो साइकिल चलाना कहाँ से शुरू करोगे? मतलब हैंडल पकड़ना और पैडल मारना। ठीक है, तो क्या आप जब प्रॉपर तरीके से साइकिल चलाना शुरू कर लेते हो, सीख लेते हो, तो क्या पैडल मारना बंद कर देते हो क्या? नहीं, वही साइकिल चलता है जो जैसे स्टार्टिंग होती है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मतलब चक्रीय कहते हैं, लर्निंग चक्रीय रूप से होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? ठीक है, यहाँ पर 3 गलत होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि सभी सही होने चाहिए। तो व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। तो ऑप्शन जो है सभी के सभी यहाँ पर सही लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अधिगम यानी कि लर्निंग में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है, बिल्कुल। जो भी हम सीखते हैं उसको हम एक तरह से अपना एक्सपीरियंस ही कहते हैं। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं तो अनुमान कुछ और लगाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में धरातल रूप पर उसका जो जब उसका निष्पादन होता है तो वास्तविकता कुछ और होती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी इसके संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि अधिगम है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है अधिगम? जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ व्यवहार ज्ञान और कौशल में तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। ठीक है, तो अधिगम वास्तविक रूप में है क्या? तो
देखिए, जो अधिगम है वो वास्तविक रूप में ये है कि व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक जो है स्थायी प्रभाव है। हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो, और जो हमारी स्किल्स डेवलपमेंट होती है वो, एक तरह से इनमें मतलब एक तरह से इनमें तुलनात्मक रूप से स्थायी प्रभाव होता है। हमारे बिहेव में भी चेंज आता है, हमारे स्किल्स में भी चेंज आता है तुलनात्मक रूप से, और वो जो चेंज आता है वो स्थायी होता है, वो परमानेंट होता है। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत किस प्रकार के होते हैं। तो बिहेव में जो भी चेंज आएंगे, जो भी सुधार आएंगे, सुधार को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो सुधार अपेक्षाकृत होते कैसे हैं? स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, विपरीत होते हैं, फिर शीघ्र होता है। सीधी सी बात है, अभी हमने क्वेश्चन को समझा था, तो वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। एचपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, और देखिए ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा इसका लेवल है क्वेश्चन का। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो प्रीवियस ईयर का है। तो क्वेश्चन एक भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से उठा लिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है, उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि व्यवहारिक जो क्षमताएं हैं, उन व्यवहारिक क्षमताओं में सापेक्ष रूप से स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, यानी आप बार बार किसी चीज के अभ्यास करो तो वो उसका परिणाम होता है। उसे आप क्या कहोगे? अधिगम कहोगे, अभिप्रेरणा कहोगे, अभिवृत्ति कहोगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहोगे। ठीक है, आपने इस बात को कई बार समझ लिया है, तो उम्मीद करती हूँ आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी आपको फेस करना पड़े, देखना पड़े, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में एमपी टेट में आया हुआ है, तो एज इट इज को भी कई बार मतलब वो क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं, फिर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आप हर तरीके से समझ चुके हो। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं में जो सापेक्ष रूप से स्थायी परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? यानी कोई भी आप लर्निंग करते हैं, कोई भी चीज आप सीखते हैं, तो उसका सबसे उपयुक्त कार्य क्या होता है? व्यक्तिगत समायोजन होता है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, या फिर स्वयं रोजगार के लिए तैयार करना होता है। तो जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो सीधी सी बात है, आपके बिहेव में चेंज आता है, आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, आपका मतलब कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने का ढंग बदल जाता है, तो व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का मतलब जो सीखना होता है वो व्यवहार के लिए क्या होता है? वो संशोधन है, वो बचाव है, वो विस्तार है, या फिर प्रसार है? तो सीधे तौर पर अगर आप कहोगे कि कोई भी चीज आपने सीखी है तो आपके व्यवहार में क्या होगा? संशोधन होगा, बचाव होगा, विस्तार होगा, या प्रसार होगा? सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भाई संशोधन होगा, यानी कि चेंज होगा, बदलाव होगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? आपने कोई एक्सपीरियंस लिया और उसके उसके द्वारा आपके बिहेव में क्या हो गया? चेंज हो गया, आप उस चीज को अच्छे से अब करने लगे हो जो पहले से आप नहीं कर पा रहे थे, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप स्मृति कहोगे, आप उसे लर्निंग कहोगे, आप उसे चिंतन कहोगे, आप उसे प्रेरणा कहोगे, क्या कहोगे? सीधे तौर पर आप उसे क्या कहोगे? लर्निंग कहोगे, या फिर कुछ ना कुछ सीखना या अधिगम आप उसे कहोगे। ठीक है, यूपी टेट ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सीखना है, सीखना यानी कि लर्निंग, यानी कि लर्निंग क्या है? जिसे हम अधिगम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिगम भी कहते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या फिर ये सभी। ठीक है, तो अभी तक आपने जान लिया होगा जो सीखना होता है वो एक तरह से बिहेव चेंज भी होता है, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी विशेषताएं सीखने से संबंधित ही है। क्वेश्चन नंबर 16 कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अगर आप कोई भी बिहेव कर रहे हैं तो आपके बिहेव में जो स्थायी परमानेंट चेंज आ गया है
मतलब आपने साइकिल चलाना सीखा, या फिर जो भी चलो बाइक चलाना सीखते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो अब आप बहुत अच्छे से चलाने लगे हैं, स्थायी परमानेंट वो हो गया है, चेंज आ गया है आपके सीखने चलाने में बाइक को। तो वो अभ्यास के कारण ही तो हुआ, ऐसा नहीं है आपने एक दिन में बाइक चलाना सीख लिया है, ठीक है। तो आपने एक दिन में तो सीखा नहीं, वो अभ्यास के कारण हुआ है। तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको क्या ये कहोगे कि सोचना कहोगे, या फिर क्रिया करना कहोगे, या फिर कल्पना करना? नहीं, उसको आप ये कहोगे कि मैंने बाइक चलाना सीख लिया है, यानी कि उसको सीखने का रूप आप दोगे, ठीक है। आप उसे सोचना थोड़ी ना कहोगे, ना ही आप उसे क्रिया करना कहोगे, ना ही आप उसे कल्पना करना कहोगे। आप उसे कहोगे कि हाँ मैंने बाइक चलाना सीख लिया यार, दैट मीन्स मैंने लर्निंग कर ली है, ठीक है, बात समझ गए, मेरा अधिगम किया है बाइक चलाने का। चलिए, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? जो एक तरह से लर्निंग होती है, सीखना होता है, किसी भी चीज को सीखना होता है, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, यानी कि कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मतलब कह सकते हैं कि उनके बिना लर्निंग को पूरा माना ही नहीं जा सकता। यानी कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा आपसे ये कहे, मतलब किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उससे पूछो कि कोई डाउट है आपको, है ना? तो अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कहेगा डाउट है, अगर वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है तो वो बिल्कुल वो ये कहेगा नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ये लक्षण होते हैं, इससे पहचान में आ जाता है कि सामने वाला पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करेगा तो निश्चित तौर पर डाउट आएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई चीज सीखी जाती है तो उसके भी कुछ लक्षण होते हैं, वो दिखाई दे जाते हैं। तो वो लक्षण है, अगर हम बात करें कौन से 3 है और एक इसमें से गलत है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा होता है, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं सीख रहे होते हैं, कह सकते हैं कुछ समय भी आप सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो हम कहेंगे कि अनअधिगम यानी कि कुछ भी सीखना ना सीखने का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर किसी को उम्र कैद हो जाए भाई, तो वो दुनियादारी से समाज से बिल्कुल हट जाता है, तो क्या हम ये कह देंगे कि वो भले ही अकेला रहता हो, एक कमरे में बंद रहता हो, तो क्या वो कुछ सीखता नहीं है? उसने उसने एक अकेले रहने का, अकेलेपन का अनुभव लिया है, अकेला कैसे रहा जाता है इंसान, क्या क्या फीलिंग्स आती है, उसने वो सीखा है। तो कुछ ना सीखना भी अपने आप में सीखने का एक हिस्सा होता है, ठीक है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, यानी कि जो आपका बिहेव का बैलेंस जो बनाती है, बिहेव के बीच में चेंज जो लाती है, वो सीखना ही प्रोसेस होता है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, यानी सीखना जो प्रोसेस हम कहेंगे ऐसी चीज है कि कुछ मतलब आप एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से कहते हैं कि उन्हीं के परिणाम स्वरूप घटित होती है। आप हर पर डे कार चलाना सीखो, बाइक चलाना सीखो, तो आप हर पर डे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करोगे। भाई कल गिर गया था मैं, आज मुश्किल मतलब मैं बचाव करूंगा कि ना गिर पाऊं, तो इस तरीके से एक्सपीरियंस कि कल मैंने ज्यादा तेजी से हैंडल मोड़ दिया था, कल मैंने ब्रेक लगा दिए थे, कल मैंने ये कर लिया था। तो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस होता है, उन अनुभवों को कलेक्शन के द्वारा ही क्या होता है कि आप सीखते हो, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए व्यवहार का अध्ययन ही सीखना, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, अध्ययन मतलब कह सकते हैं कि भाई सीखने के द्वारा आपके बिहेव में चेंज आता है, ना कि बिहेव के द्वारा आप सीखते हो, नहीं ऐसा नहीं है, एकदम अपोजिट इन्होंने कह दिया है, ठीक है। यानी सीखना आपका व्यवहार परिवर्तन करता है, ना कि व्यवहार आपका सीखना चेंज करता है, समझ गए? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और यही हमारा जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कि सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। सामान्यतः होता क्या है, जो अधिगम है वो निम्न में से किस में आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है? तो चुनौतियों और सुदृढ़ीकरण, चुनौतियों और अनुभव, अभ्यास और अनुभव, अभ्यास और चुनौतियां, ठीक है। तो चैलेंज सेट करना बिल्कुल सही बात है, हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कहें तो चैलेंज ना भी सेट करो तो भी तो कोई ना कोई चीजें सीख लेते हैं अपनी खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए, जरूरी थोड़े ना है कोई चैलेंज सेट करें। अगर बात करें चुनौतियां, यहाँ पर कट कर देंगे हम, फिर बचता है हमारा अभ्यास और अनुभव। देखो, सीखने के लिए दो चीजें आवश्यक होती है
कि एक तो हम बार बार उस चीज को दोहराएं, दूसरा अपने अनुभव जो हमने गलतियां की है तो उनको जरूर ध्यान रखें, उनको अनुभव को के आधार पर ही हम सीख सकते हैं चीजों को, समझ गए। तो ये दो मुख्य आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसके कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है, यानी ऐसा वो कौन सा कारण है जिसके कारण होने वाले अगर कुछ चेंज आता है आपके बिहेव में या फिर कुछ आपकी एक्टिविटी में तो उसको आप अधिगम मानोगे। चोट, थकान, परिपक्वता या फिर अभ्यास। तो अभी दो मुख्य तत्व आपने पढ़े हैं, दो मुख्य आधार पढ़े हैं, तो सीधे तौर पर आप क्या कहोगे कि अभ्यास के कारण सॉरी अभ्यास के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को, आपने किसी चीज को लेकर अभ्यास किया और आपके बिहेव में चेंज आ गया, उस परिवर्तन को ही आपने अधिगम कहा, ठीक है। तो अभ्यास के कारण क्या है कि अगर आपका परिवर्तन आ रहा है सीखने में, उसमें बिहेव में, तो आप उसे क्या कहोगे, अधिगम कहोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, DSSSSSPRT में आया हुआ है, तो क्वेश्चन का लेवल तो काफी अच्छा है। तो अधिगम जो अभ्यास है, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। देखिए आपने क्या किया कि अभ्यास किया, ठीक है, उससे क्या हुआ कि अधिगम पर प्रभाव आया, अधिगम पर प्रभाव आया। तो वो क्यों आया, उसके लिए हम कहेंगे कि वो स्वतंत्र चर है या फिर परतंत्र चर है या फिर अन्य चर है या फिर स्थिर चर है। देखो जरूरी ये होता है कि अभ्यास ज्यादा से ज्यादा तब किया जाता है जब कह सकते हैं कि आपके सामने कोई ना कोई रीजन हो उसका अभ्यास को करने का। देखो दो बच्चे हैं, हमने यहाँ पर दो बच्चे लिए, ठीक है। एक बच्चे को तो हमने कह दिया कि आप 100 मीटर की दौड़ करो, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ करो और आपको जो है कह सकते हैं कि सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे, ठीक। लेकिन इस बच्चे को बोल दिया कि आप 100 मीटर की दौड़ करो और आपको जो है हम 1000 रुपए देंगे, तो सबसे तेजी से कौन दौड़ेगा, सबसे तेजी से कौन दौड़ेगा, ये वाला बच्चा दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभ्यास होता है, अभ्यास परतंत्र चर है, परतंत्र चर यानी कि सामने वाली चीज पर डिपेंड करता है कि हम कितना अभ्यास करें। फॉर एग्जाम्पल कोई वैसे ही मरचल सा है बेचारा, उसको बोल दो कि तुम जिम करो, तुम्हारी बॉडी ठीक हो जाएगी, तुम बिल्कुल मतलब वो हो जाओगे, फिट हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। तो उसको सामने वाला जब जिम में जाए तो भैया उसको बड़े बड़े डंबल देगा कि छोटे देगा, छोटे डंबल देगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है ना कि इसने ज्यादा एक्सरसाइज की तो ये वैसे ही मर जाएगा, ठीक। तो ये जो है एक जो अभ्यास होता है, अगर वो अंदर से मोटिवेट है वाकई अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही मतलब वो ऐसा कर देगा कि हाँ मुझे किसी भी तरीके से 15 दिन में बॉडी बनानी है, नहीं। वो स्टार्टिंग छोटे से डंबल से ही करेगा, ठीक है। तो ये जो होता है एक तरह से मतलब दूसरे पर जो कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, जिसे हम परतंत्र कहेंगे, कि हम अभ्यास कितना कर रहे हैं। पता चला कि उसने पहले दिन ही बड़े डंबल उठा ले तो वो वैसे ही अकड़ा पड़ा रहेगा, उससे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो अभ्यास क्यों करेगा, वो फिर अभ्यास ही नहीं करेगा। तो ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अभ्यास के रिपीटेशन होता है ना, अभ्यास यानी कि एक रिपीटेशन एक एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज होती है, तो वो डिपेंड करती है कि एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि एक भाई मोटिवेशन या फिर कह सकते हैं कि एक लाभ, एक लालच, ठीक है। तो वो कितना अच्छा है, कितना उपयोगी है हमारे लिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बात समझ गए, तो हम उसको परतंत्र परतंत्र चर कहेंगे, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन का कलेक्शन था, आप समझे होंगे। जितना भी आपका स्कोर बना है उसे निश्चित तौर पर जरूर शेयर करें। और भाई यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए गए हैं, देखो इंस्टा को फॉलो कर लो, फेसबुक को फॉलो कर लो, और यहाँ पर जो है आपके लिए एक अच्छा सा यहाँ पर ये QR कोड दिया गया है, जिससे कि आप जुड़ जाओगे कहाँ पर, आपके टेलीग्राम पर, ठीक है। और यहाँ पर तो आप क्लास देख ही रहे हो, बाकी जो है ईमेल ID है और कॉन्टेक्ट नंबर है आपके लिए, अगर आप संपर्क करना चाहो यानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो इस कॉन्टेक्ट पर जरूर मतलब इसको ऐड कर लेना, ठीक है। इससे कनेक्ट हो जाओगे। बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास कैसी लगी तो बताना कमेंट में जरूर। और आपको बेहद आपका धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।